हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं बाजार के बारे में या बाजार की अवधारणा। इसके पहले हम लोगों ने आय की अवधारणा पढ़ लिया है। उसके बाद दो चैप्टर था, एक है उत्पादक का संतुलन और दूसरा है पूर्ति का सिद्धांत। इस साल 30% सिलेबस कम करने के कारण इन दोनों चैप्टर को इस साल के लिए हटा दिया गया है। तो हम लोग सीधे आ जाएंगे मार्केट पर, बाजार। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बाजार होती क्या है, बाजार क्या है। जैसा सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि बाजार वह कोई भी स्थान होती है जहां पर लोग या व्यक्ति वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री और खरीद करते हैं। वह कोई भी स्थान जहां पर वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता है बाजार कहलाता है। लेकिन यह एक संकुचित अवधारणा है। यह पूर्ण अर्थशास्त्र की परिभाषा के अनुसार इसको हम पूर्ण रूप से बाजार का परिभाषा नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं आज के समय में ऑनलाइन बहुत सारे वस्तुओं को बेचा और खरीदा जाता है। तो क्या कहीं पर जाना पड़ रहा है? कोई स्थान का होना आवश्यक है? नहीं। इसलिए बाजार की अवधारणा के अंतर्गत, विस्तृत रूप में बाजार की अवधारणा के अंतर्गत, जब एक क्रेता और एक विक्रेता और उन दोनों के बीच विनिमय के लिए यानी कि लेन देन के लिए कोई वस्तु उपस्थित हो जाए, वही बाजार हो जाता है। यानी कि बाजार के लिए तीन चीजों का होना आवश्यक है, एक क्रेता, एक विक्रेता और तीसरा उनके बीच विनिमय के लिए कोई न कोई वस्तु। तो वही स्थिति बाजार हो जाती है। हालांकि कुछ नहीं समझ में आए तो आप जिस बाजार को देख रहे हैं वही कह सकते हैं कि बाजार वह कोई भी स्थान होता है जहां पर वस्तुओं और सेवाओं को बेचा और खरीदा जाता है। तो अब हमने बाजार की अवधारणा क्या होती है बाजार, इसके बारे में हमने देख लिया। लेकिन एक प्रश्न मैं पूछूंगा कि व्हाट इज द की ऑफ मार्केट? बाजार खुलता कैसे? ठीक है, जो है वस्तु क्रेता भी है, विक्रेता भी है, उसके बीच विनिमय के लिए वस्तु भी है, तो क्या बाजार उपस्थित हो गया या बाजार की क्रियाएं होने लगी? नहीं। उसके लिए एक कीवर्ड होगा जिसके बिना बाजार फंक्शन कर ही नहीं सकता। वह क्या होगा? चूंकि ऑनलाइन क्लास है इसलिए मुझे ही बताना पड़ेगा। वह क्या होगा? वह होता है कीमत। यानी कि जो वस्तु विनिमय के लिए रखा गया है उसका कीमत निर्धारित न हो तो बेचने वाला बेचेगा कितने में और खरीदने वाला खरीदेगा कितने में। यानी कि प्राइस, कीमत इज द की ऑफ मार्केट। प्राइस जो है बाजार का कुंजी होता है, चाबी होता है, जिससे बाजार खुलती है और बाजार वर्क करने लगता है, फंक्शन में आ जाता है। ठीक है, बाजार की परिभाषा हमने देख लिया। उसके बाद बाजार कितने प्रकार के होते हैं आप देखे होंगे। इसको अर्थशास्त्र में कई प्रकार से विभाजित किया गया है, क्षेत्र के आधार पर, प्रतियोगिता के आधार पर, समय के आधार पर। क्षेत्र के आधार पर एक स्थानीय बाजार हो जाता है, एक राष्ट्रीय बाजार होता है, एक राज्य स्तरीय बाजार हो जाता है। यह क्षेत्र के आधार पर हो जाता है। समय के आधार पर क्या होगा? एक अल्पकालीन बाजार हो जाएगा, एक अति अल्पकालीन बाजार हो जाएगा, एक दीर्घकालीन बाजार हो जाएगा। जैसे मछली बाजार अति अल्पकालीन बाजार हो जाएगा। दीर्घकालीन बाजार यानी कि ईंटे लोहे का बाजार दीर्घकालीन, क्योंकि वह लंबे समय तक रखा जा सकता है। हम ये छोटी छोटी कंसेप्ट है जिसको आप किताबों से देख लेंगे। मुख्य रूप से जो बाजार के बारे में हमें पढ़ना है वह है प्रतियोगिता के आधार पर बाजार क्या होती है, कितने भागों में बांटा गया है। यही आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है और इसी को मैं बताऊंगा।
प्रतियोगिता के आधार पर बाजार को 4 भागों में बांट करके आपकी किताबों में दिया गया है। 4 भागों में बांट करके पढ़ाया जाएगा। एक होगा पूर्ण प्रतियोगी बाजार, दूसरा होगा एकाधिकार बाजार, तीसरा होगा एकाधिकारिक प्रतियोगिता बाजार और चौथा होगा अल्पाधिकार। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। पूर्ण प्रतियोगी बाजार। पूर्ण प्रतियोगी बाजार, पूर्ण प्रतियोगी बाजार वाला क्या होती है? देखिए, प्रतियोगिता आ गया है, प्रतियोगिता आ गया है, यानी कि जो भी क्रेता विक्रेता होगा उनमें होड़ लगेगा, प्रतियोगिता होगा। विक्रेता चाहेगा हम ज्यादा से ज्यादा बेच लें, ज्यादा से ज्यादा कमा लें, और क्रेता चाहेगा हम ज्यादा से ज्यादा खरीद लें और कम से कम पैसे में खरीद लें। ऐसे ही बाजार प्रतियोगी, पूर्ण प्रतियोगी बाजार होती है। यानी कि जहां पर क्रेता और विक्रेता बहुत ज्यादा संख्या में हो और उनके बीच प्रतियोगिता चल रही हो, वही बाजार पूर्ण प्रतियोगिता बाजार हो जाती है। इस बाजार को हम उसके विशेषता के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। मुख्य रूप से मुख्य जो विशेषता है उसको मैं समझा करके आगे बढ़ूंगा। जैसे पूर्ण प्रतियोगी बाजार की प्रथम विशेषता है क्रेता व विक्रेता की अधिक संख्या। यानी कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में क्रेता और विक्रेता दोनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। खरीदने वाले भी बहुत ज्यादा होते हैं और बेचने वाले भी बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरा होता है समरूप वस्तुएं। इस पूर्ण प्रतियोगी बाजार में जो वस्तु होती है वह समरूप होती है, यानी कि सभी दुकानों पर एक समान वस्तुएं मिलती है। क्या ऐसा संभव है? आप सोच सकते हैं, लेकिन नहीं। इसीलिए कहा जाता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार व्यवहारिक बाजार नहीं है। व्यवहारिक बाजार आज के समय में क्या है इस पर मैं आऊंगा, लेकिन पूर्ण प्रतियोगी बाजार व्यवहारिक बाजार नहीं है, यह जनरली नहीं देखा जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा कौन सा वस्तु हो सकता है जिसमें जो बिल्कुल ही एक समान हो? आप कह सकते हैं वाटर, पानी हो सकता है, लेकिन पानी में भी विभेद हो सकता है। एक हो सकता है नलके का निकाला गया हो आज के समय में, एक हो सकता है कि आरओ द्वारा रिफाइन किया हुआ पानी हो। तो इस तरह से, लेकिन हमें बाजार को देखना है, तो इस बाजार में पूर्ण प्रतियोगी बाजार में समरूप वस्तुएं पाई जाती है। जो वस्तु होती है बिल्कुल एक समान, अंग्रेजी में होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। तीसरी विशेषता है विक्रय लागतों की अनुपस्थिति। यानी कि वस्तु को बेचने के लिए किसी भी प्रकार का मेहनत या लागत की आवश्यकता नहीं है, लागत नहीं लगानी पड़ती है। वस्तु के उत्पादन में बिल्कुल ही जीरो कास्ट वस्तु है। कोई भी पैसा, वस्तु के उत्पादन में कोई भी पैसा खर्च नहीं हुआ है। सिंपल सी बात है। यह ऐसा कौन सा वस्तु हो सकता है? आप भी कह सकते हैं कि पानी कहीं भी नदी से, तालाब से लेकर चले आओ, कोई भी खर्च नहीं लगा। लेकिन भैया जो लेकर के आ रहा है वो तो मेहनत किया ना, लेबर कास्ट तो लगना चाहिए ना। लेकिन इस बाजार में मान लिया जाता है कि कोई भी लागत नहीं लग रहा है। फिर है फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन। फर्मों का प्रवेश तथा बहिर्गमन। अब बताइए आप कि फर्में कहां प्रवेश कर रही हैं और कहां से निकल रही हैं। इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए, एक उद्योग होता है, उद्योग में अनेक फर्में होती हैं। एक बड़ा उद्योग है, उस उद्योग में अनेक फर्में होती हैं और वह फर्म उद्योग में प्रवेश करती हैं और उद्योग से बाहर निकलती रह जाती है, निकल जाती है। तो अब इस उद्योग के वजह से ही जो कीमत होती है एक समान होती है। इसकी कीमत, लास्ट पांचवा महत्वपूर्ण जो विशेषता है उसी को मैं बता रहा हूं। पांचवा विशेषता है कि समान मूल्य। इस बाजार में वस्तु का हर जगह पर समान मूल्य होता है। सिर्फ इसी वजह से। क्यों? क्योंकि उद्योग में
फर्मों के प्रवेश तथा बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है। तो जो फर्म घाटे में चलने लगता है वह जो है उद्योग छोड़ करके चली जाती है, और जो फर्म लाभ में रहता है वह उद्योग में बनी रहती है। तो अब खुद सोचिए, उद्योग में जो है वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। इसको हम रेखा चित्र से समझते हैं। एक्स वाई, एक्स अक्ष पर मान लीजिए उत्पादन है, वाई अक्ष पर कीमत है। ये उद्योग की स्थिति में बता रहा हूं। उद्योग में वस्तुओं के कीमत का निर्धारण किस आधार पर मैंने बताया? मांग और पूर्ति के आधार पर होता है। मान लेते हैं कि उद्योग में मांग वक्र ये है डी डी, और पूर्ति वक्र ये है एस एस। तो कीमत का निर्धारण कहां पर होगा? जहां पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो जाते हैं वहीं पर कीमत का निर्धारण हो जाएगा। यानी कि इस ई बिंदु पर कीमत का निर्धारण हो जाएगा। ई बिंदु पर ओ पी कीमत पर वस्तुएं बेची जाएंगी और ओ क्यू वस्तुएं उद्योग में बेची जाती है। ओ पी कीमत पर ओ क्यू वस्तुएं बेची जाती हैं। तो यह उद्योग है। इस उद्योग में हो सकता है 25, 50, 200 फर्में काम कर रही हूं, और ये सभी फर्में मिल करके वस्तुओं का उत्पादन करती हैं और ओपी कीमत पर ही बेचती हैं। ओपी कीमत पर ही बेचती हैं। जब कोई फर्म का लाभ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो दूसरे फर्म उसका लाभ देख करके उस उद्योग में प्रवेश करते हैं। उस उद्योग में इसलिए प्रवेश करते हैं, वो देखते हैं कि बहुत ज्यादा लाभ कमा रहा है दूसरा वाला। तो जब वह भी उद्योग आ जाता है तो इसका लाभ भी कुछ कम हो जाएगा और ये भी लाभ कमाने लगेगा, और जब तक लाभ जो है दिखाई देगा तब तक फर्में इस उद्योग में प्रवेश करती रहेंगी। एक समय ऐसी स्थिति आएगी जबकि फर्मों को घाटा होने लगता है, बहुत ज्यादा फर्में हो गई। अब कीमत का निर्धारण तो उद्योग में हो गया है, ओपी इसी कीमत पर बेचना है। अब जो है हो सकता है कि कुछ फर्मों को घाटा होने लगे। जब घाटा होने लगता है एक लिमिट के बाद, जब घाटा, वह लिमिट क्या होती है आगे चल के मैं बताऊंगा, लेकिन एक लिमिट के बाद जब घाटा होने लगता है तो फर्में क्या होती है, उद्योग छोड़ करके जो है चली जाती है, यानी कि अपनी फर्में जो है अपना कारोबार बंद कर देती हैं। तो उद्योग छोड़ करके जाना, इसी को कहते हैं फर्मों का प्रवेश तथा बहिर्गमन स्वतंत्र होता है। वह कोई बांध करके रख नहीं सकता, जबरदस्ती उससे उद्योग में काम नहीं करवा सकता। तो अब ओपी कीमत उद्योग द्वारा निर्धारित कर दिया गया। तो अब फर्मों का भी अब हम बना लेते हैं एक्स वाई, यहाँ पर क्यू है। इसी ओपी कीमत पर जो है फर्में अपनी वस्तुएं बेचेंगी और फर्में जो है अपनी वस्तुएं इसी कीमत पर जो है बेचेंगी। इसीलिए इसके पहले आय के निर्धारण में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत हमने देखा क्या था, एम आर इक्वल टू ए आर इक्वल टू पी, यानी कि सीमांत आय औसत आय के बराबर होती है, और सीमांत आय औसत आय जितना होता है वह कीमत के बराबर होता है। वह कीमत क्या है? कीमत उद्योग द्वारा निर्धारित की गई होती है और उसी कीमत पर फर्में कारोबार अपना करती हैं। इसी वजह से एम आर ए आर के बराबर होता है, और हमेशा ए आर को ही डी मांग वक्र भी कहते हैं। ए आर मांग के बराबर होता है। तो यह फ्लैट एक्स अक्ष के समानांतर इसीलिए होता है क्योंकि उद्योग में फर्मों का प्रवेश तथा बहिर्गमन
स्वतंत्र होता है, जिसके कारण एक निश्चित कीमत निर्धारित हो गई होती है और उसी कीमत पर फर्मों को अपना कारोबार करना होता है। और इसी वजह से सीमांत आय सीमांत औसत आय के बराबर होती है। इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में देखेंगे एकाधिकार के बारे में। धन्यवाद।